ताली हो जाए। जिस कार्यक्रम को आप घंटों से सुनने के इंतजार में बैठे थे, उनके लिए हमारे थानाध्यक्ष महोदय पहुंचे हुए हैं और यह कार्यक्रम पुलिस पब्लिक समन्वय के लिए है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे हमारे पैक्स अध्यक्ष महोदय 2 शब्द रखें। इस कार्यक्रम को करने के लिए सबसे पहले सरकार और थाना अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हैं। इस तरह का प्रोग्राम कार्यक्रम अगर समाज में होते रहे तो थोड़ा थोड़ा सुधार एक बार में तो नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ा अगर प्रेरित करने वाला आदमी रहेगा तो कुछ न कुछ सुधार होगा समाज में। धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम गंगा पंचायत के अधिवक्ता लक्ष्मी प्रसाद यादव से चाहेंगे वो 2 शब्द अपनी बातों को रखें। माननीय मुखिया प्रतिनिधि, पुलिस पदाधिकारीगण, समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति, बहुत सौभाग्य है जो सरकार की नीति और कार्यक्रम है कि जनता और पुलिस के बीच रूबरू हो। आज समाज में जितनी भी घटनाएं हो रही है, दोनों के एक सामंजस्य के अभाव में हो रही है। किसी भी घटना हो, यहाँ के गणमान्य व्यक्ति समाज के कुछ ऐसे लोगों से जोड़कर उस कड़ी को आगे बढ़ाया जाए। आप पुलिस पदाधिकारी और जन सहयोग की आज समाज सुधार में बहुत बड़ी आवश्यकता है। लोगों में एक पुलिस से भय पैदा है, नफरत पैदा है, इसको दूर करने का ये बहुत अच्छी कड़ी है। आज लोगों में सही बात हम रख नहीं पाते हैं, पुलिस भी के बीच हम जा नहीं पाते हैं। पुलिस को जो सुनने में आता है वो अपने नियम के अनुसार से कार्य करते हैं। अच्छी पहल है, सरकार की अच्छी शुरुआत है। हमारे गणमान्य लोग सभी पहुंचे हैं, अपनी अपनी राय को रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। मुखिया जी, गंगा पंचायत के मुखिया जी एवं दरियापुर मध्य पंचायत गंगा के तमाम प्रतिनिधिगण एवं गंगा पंचायत के माता एवं बहनों, भाइयों, बंधु, आज बड़ा हर्ष का बात है कि हमारे डीजीपी महोदय द्वारा बिहार पुलिस दिवस का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का मतलब है कि जनता और पुलिस में सामंजस्य, क्योंकि ये जो संबंध होता है जनता और पुलिस का, वो एक सहभागी, एक दोस्ती का होता है। पुलिस तभी सक्षम हो सकता है जब हम जनता प्रतिनिधि उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे, तभी कोई प्रशासन सफलता प्राप्त कर। इसलिए ये जो जनसहभागिता मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया, इसका मतलब यही है कि आप में जो भी थोड़ा बहुत परेशानी हो, बेहिचक, कोई जरूरी नहीं कि हम प्रतिनिधि के द्वारा ही वहां पर पहुंचे। आप लोग स्वतंत्र हैं। यहाँ पर भारत ही एक ऐसा देश है जो बोलने की आजादी है, चलने की आजादी है, करने की आजादी है, सब आजादी प्राप्त है। सिर्फ हम उस चीज को जानते नहीं है, हम हिचकते हैं कोई भी बात को रखने में। जनप्रतिनिधि के पास कोई भी बात पुलिस के समक्ष रखने के पास, इससे होता क्या है कि दिनों दिन समस्या बढ़ती जाती है और बढ़ते बढ़ते वो एक समय इतनी विकराल रूप ले लेती है, तब हम उस बात को अपने प्रशासन के पास रखते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। गलती कोई छोटा नहीं होता है, छोटा गलती ही बड़ा हो जाता है। इसलिए अगर कहीं समाज में कोई कुरीतियां हो, किसी को सताया जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत है, आप बेहिचक प्रशासन से मिलिए, क्योंकि प्रशासन हम ही लोग के लिए, रक्षा के लिए बनाया गया है।
अगर हम आप नहीं है तो प्रशासन का क्या मतलब है? तो सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने दायित्व को समझें। अगर प्रशासन के द्वारा किसी काम करने के लिए मनाही किया जाता है तो उसको समझें कि आखिर क्यों ये बात कह रहे हैं। इसलिए करके इस सब तमाम चीजों पर हम लोग को ध्यान देना है, कदम से कदम मिलाकर हम लोग को प्रशासन के साथ चलना है। जो भी बात है उस बात को हमें रखना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है हमारे पुलिस प्रशासन के बीच में जनता के संबंध रखने के लिए। इसी के साथ मैं अपने शिकायत रखकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बिहार में मद्यपान निषेध है तथा पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसकी सूचना आप 15,545 पर गुप्त रूप से दे सकते हैं। ये सूचना गुप्त रखी जाती है। 15,545 15,545। इसी तरह आज के बढ़ते साइबर अपराध के संबंध में आपको मोबाइल फोन से ठगी हो जाती है, एटीएम फ्रॉड हो जाता है आदि का शिकायत आप हेल्पलाइन नंबर 1930 ये एक नंबर जारी किया गया है कि आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है तो आप थाने में कंप्लेन नहीं भी करवाते हैं तो 1930 पर आप दर्ज करा सकते हैं। इसका मकसद है ये जो कार्रवाई होती है ये तकनीकी रूप से कार्रवाई होती है। इसमें किसी लोगों का बयान दर्ज करना नहीं रहता है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री केस होता है। तो आप 1930 पर आप अपना केस करवा सकते हैं। वो आपका केस वहां पर दर्ज हो जाएगा और जो हमारे साइबर टेक्नीशियन होते हैं प्रत्येक जिला में या जिला मुख्यालय में वो उस केस को वहां पर देखेंगे। क्योंकि बिहार पुलिस का जो थाने में जो पुलिस पदाधिकारी रहते हैं उन्हें विशेष रूप से साइबर क्राइम की जानकारी नहीं रहती है। आप जाते हैं, समस्या सुनी जाती है, लेकिन जब वो उनकी जानकारी ही नहीं है तो आपका निदान नहीं हो सकता है। इसलिए साइबर क्राइम के लिए सरकार ने एक नंबर जारी किया है कि आप कहीं भी किसी जगह से उस नंबर पर अपनी सूचना दर्ज करा सकते हैं, आप अपना केस दर्ज करवा सकते हैं। वह नंबर है 1930। उसके लिए वेबसाइट है cybercrime.government.in। दूसरी चीज, किसी को थाने में जो केस दर्ज कराते हैं उसकी कॉपी एक आवेदक को दिया जाना रहता है। वादी को एक कॉपी हम लोग देते हैं, जो भी कहते हैं कि आपको नकल दिया जाए तो थाने से मिलता है। अब क्या है कि उसको हम लोग वेबसाइट जो है बिहार पुलिस का उस पर हम अपलोड कर देते हैं 24 घंटे के अंदर। जैसे आज किसी का केस दर्ज हुआ तो वह 24 घंटे के अंदर हमारे वेबसाइट पर वो केस लोड हो जाता है। आप उस वेबसाइट पर जाकर अपना नकल निकाल सकते हैं। उसके लिए लिंक दिया हुआ है police.bihar.government। इन पर प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी आपके लिए सेवा है जो सरकार आपको पुलिस की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है। सरकार और पुलिस क्या चाहती है आपसे? अफवाहों से बचें, किसी भी सूचना अथवा घटना को भली भांति जाने परखें, फिर उसकी सूचना आप पुलिस। और चौथा, राइट टू पार्टिसिपेशन, वो सहभागिता का अधिकार। मुख्य रूप से ये 4 अधिकार को भारतीय संविधान में 1992 ईस्वी को ये पारित हुआ संसद में, ये 4 अधिकार हम बच्चों को देंगे और जिसके तहत आपके 54 आर्टिकल, 54 अनुच्छेद और ये 4 राइट को, 4 अधिकार को इन 54 आर्टिकलों में बांटा गया। तो हम जानते हैं कि आज के तारीख में भारत सरकार के द्वारा, उसके परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकार के द्वारा बच्चों से जुड़े हुए तमाम तरह के कार्यक्रम प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। नीचे स्तर से भी आप लोग भी जान रहे हैं कि एक आंगनबाड़ी केंद्र है, स्वास्थ्य उपकेंद्र है। ये यहां नीचे से स्टार्ट होता है कि बच्चों को जीने का अधिकार है। तो उस बच्चे को जीने के अधिकार के तहत वो बच्चा का जीरो से अभिप्राय होता है कि जिस दिन मां यह अनुभव करती है कि यह महिला अनुभव करती है कि मां मरने
उसी दिन से वो बच्चा माँ के गर्भ में जीव धारण करता है, वो जीरो कहलाता है। और सरकार का दायित्व बनता है कि वो बच्चा स्वस्थ जन्म ले। और वहीं से एएनसी और पीएनसी की बात शुरू होती है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। फिर वो बच्चा कुपोषित नहीं हो, उसके माँ के लिए टीएचआर की बात होती है और बच्चों के लिए पोषाहार की बात होती है। ये राइट टू सर्वाइवल के तहत है और हर किसी को जीने का अधिकार है। अब अभी आए दिन कन्या भ्रूण हत्या हो रहा है, खास करके बच्चियों को खत्म किया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड से देखा जाता है कि बेटा जन्म लेगा कि बेटी जन्म लेगा। यदि बेटा की आवश्यकता है तो बेटी को खत्म कर दिया जाता है। हर किसी को जब जीने का अधिकार है तो बच्चे को भी जीने का अधिकार है। यदि आप ऐसा करते हैं तो वो कानूनन अपराध है। तो सरकार ने इसके लिए भी कानून बनाए हैं कि इस तरह का कार्य यदि होता है तो वो कानूनन अपराध होता है। इसे रोकने के लिए तमाम तरह के एक्ट आए, रूल्स आए, ये सारी बातें। दूसरा अधिकार है राइट टू डेवलपमेंट, विकास का अधिकार। विकास का अभिप्राय क्या है? उसका शारीरिक विकास और उसका मानसिक विकास। शारीरिक विकास का मतलब है कि बच्चे हमारे कुपोषित ना हो, वो कुपोषण का शिकार ना हो। इसके लिए जिस परिवार में वो बच्चा जन्म लेगा, सरकार के द्वारा तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, गांव से लेकर पंचायत से लेकर राष्ट्र तक, ताकि उस परिवार के जो वयस्क नागरिक हैं उसको रोजगार मिले, काम मिले और उसका घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो, ताकि उस घर में जो पलने वाला बच्चा है वह स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो। विकास हो रहा है शारीरिक और मानसिक। अभी आप विद्यालय में देखेंगे मध्याह्न भोजन भी दिया जा रहा है और तमाम तरह की उसको फैसिलिटी दी जा रही है, इसलिए कि राइट टू एजुकेशन उसके लिए कानून बना है। 2009 में एक कानून बना, शिक्षा अधिकार कानून, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास हो, मतलब उसका शैक्षणिक विकास होगा। खास करके राइट टू डेवलपमेंट में लिया गया है कि जो बच्चा हमारा दिव्यांग है उसके लिए भी विशेष व्यवस्था की बात है। आप देखे होंगे जो मिडिल स्कूल है, जहां भी देखते होंगे वो रैंप की व्यवस्था की गई है। जो बच्चा चल फिर नहीं सकता है उसके ट्राइसाइकिल की सुविधा है, वो बच्चा विद्यालय तक पहुंचे। तो दिव्यांग बच्चों का भी विकास हो। तो इस तरह से शारीरिक विकास, मानसिक विकास बच्चों को एक राइट है। उसके तहत सरकार की बहुत तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसको हम और आप भली भांति समझ रहे हैं। उसका इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तीसरा है राइट टू प्रोटेक्शन, संरक्षण का अधिकार। संरक्षण का अभिप्राय हुआ सुरक्षा। सुरक्षा इस देश के हर किसी नागरिक को प्राप्त होनी चाहिए। तो प्रोटेक्शन की बात जब कही गई तो बच्चों को भी सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। अब बच्चे का जो जिंदगी है, जो जीवन है, वो खुशहाल हो, उसको ऐसे कार्य नहीं किए जाए उसके साथ या उनके द्वारा कराया जाए ताकि उसका जो मासूमियत है, जो बचपना है, वो उसमें खरोच ना आए, मतलब बाधित ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई बच्चे से आप काम लेते हैं, बाल श्रम कराते हैं, बाल मजदूरी कराते हैं, तो उसकी शिक्षा व्यवस्था बाधित होती है, पढ़ाई उसका रुक जाता है। कम उम्र में उसकी यदि शादी की जाती है, बाल विवाह होता है, तो फिर उसका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सारा विकास उसका रुक जाता है। अभी के परिवेश में अभी देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को ये शराब के कारोबार में उसको लगाया जाता है। आए दिन पेपर में, टीवी में, न्यूज में, थाना में देखते हैं FIR वगैरह हो रहा है। क्या होता है कि बच्चों को कहा जाता है कि ये शराब का बोतल या थैला, झोला
तक पहुंचा दो, 500 रुपये तुमको दिए जाएंगे। वो छोटे बच्चों को जो मादक द्रव्य पदार्थ का सेलिंग व्यापार करने में जो लगाया जा रहा है, तो उसके राइट टू प्रोटेक्शन का जो है वायलेंस वहां हो रहा है। आज उसके तस्करी में भी उसका यूज किया जा रहा है। अभी बाल व्यापार का जो अपने देश में काम हो रहा है, जो एक गैंग है जिसको हम आप नहीं देख रहे हैं, वो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बाल व्यापार का काम चल रहा है। वो किस रूप में हो रहा है? वो टारगेट करता है ग्रुप, और से कुछ ग्रुप घूम रहा है, वो टारगेट करता है किसका मां मर गया, किसका बाप मर गया, कौन अनाथ हो गया, किसको कुछ सहायता का जरूरत है, फूफा के यहाँ रह रहा है, चाचा के यहाँ रहा है, मौसा का यहाँ रहा है, तो लोग उसको प्रलोभन देते हैं उस परिवार को, किस बच्ची को एक अफसर के यहाँ लगवा देंगे नौकरी, या फलना के यहाँ जाकर पढ़ाई लिखाई को सब मिलेगा, 2000 रुपये महीना भी आपको मिलेगा। और इस तरह से बच्चा को 2-4 साल रखता है, उस परिवार को पैसे भी दिए जाते हैं, और इस बीच में उसका व्यापार का काम हो जाता है। बाहरी दलाल भी लोग आते हैं, शादी के नाम पर आते हैं, खास करके गरीब परिवार को टारगेट किया जाता है, और उस बच्चे का शादी के नाम पर उसका बिक्री होता है। इस तरह से बाल व्यापार, बाल विवाह, बाल श्रम, ये जितने भी कार्य हो रहे हैं बच्चों के साथ, खास करके उसके राइट टू प्रोटेक्शन का हनन है। अब देखिए, राइट एजुकेशन में बच्चे के साथ कोई शिक्षक वो शारीरिक मानसिक प्रताड़ना नहीं दे सकते, इसलिए नहीं दे सकते हैं कि उसका प्रोटेक्शन का जो है राइट का वायलेंस है। अभी संग्रामपुर में मध्य विद्यालय श्रीपुर में हाल की घटना है कि एक शिक्षक 3 बच्चे को पीट फाड़ दिया था छड़ी से मारते हुए, उन पर एक मुकदमा हुआ। ये मामला बाल कल्याण समिति तक गया, फिर डीओ साहब इसमें हस्तक्षेप किए, और अभी वो माफी मांगने का काम किया है शिक्षक, इसलिए कि यदि बच्चे के साथ कोई शारीरिक मानसिक टॉर्चर होता है, उसके राइट टू प्रोटेक्शन का हनन होता है। चौथा राइट है आपका राइट टू पार्टिसिपेशन, सहभागिता का अधिकार। बच्चों को भी यह राइट है कि वो अपनी बात को परिवार के बीच, विद्यालय में, कार्यालय में, जहां भी उसको जरूरत है तो अपनी बात को वो रख सकता है। लेकिन छोटी सी बात हम बताते हैं कि घर परिवार में भी यदि कोई निर्णय ले रहे हैं और बच्चे वहां खड़े हो जाते हैं, उसको डांट दिया जाता है, अरे तुम तो बच्चे हो, जाओ यहां से। उसका सहभागिता का अधिकार कानून है, बच्चे भी अपना राय दे सकता है। अब जो बच्ची 8वां में पढ़ रही है, उसकी शादी की बात मम्मी पापा उसका कर रहे हैं, बच्ची से विचार नहीं लिया जाएगा, और उसका पढ़ने का इच्छा है, वो जब जानती है कि मेरी बंटवारी की बात हो रही है, मेरी शादी की बात हो रही है, तो इच्छुक हो जाते सुनने के लिए कि कैसे घर परिवार में कहां पर मेरा शादी होगा। और जब हम पढ़ने की इच्छा है, हम शादी करना नहीं चाहते, यदि बीच में बोलना चाहती है, चाची के माध्यम से, बुआ के माध्यम से उसको डांट दिया जाता है कि तुम तो अभी बच्चे हो, तुम क्या डिसीजन लोगे किसी भी बिंदु पे। इसी तरह से विद्यालय में उसके साथ होता है, कहीं कार्यालय में कोई पदाधिकारी के पास भी जाते हैं, उसके बात को नहीं माना जाता है, उसके कंसेंट को नहीं लिया जाता है, जबकि उसको भी राइट है। आप विद्यालय में देखते हैं 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, ये सब कार्यक्रम में देखते हैं बच्चे का पार्टिसिपेशन होता है, वो गीत गाते हैं, नाटक करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, उसको राइट है। अभी एमडीएम का